नेशनल किससे हुई है, लोकल पे हुई है, नेशनल से हुई है, इंटरनेशनल एजेंसी कौन सी है, वही सभी एजेंसी यहाँ पे आ रही हैं। इम्पैक्ट इम्प्रिंट है, नेशनल किससे हुई है, लोकल पे हुई है, नेशनल से हुई है, इंटरनेशनल से हुई है। मान लीजिए मेरी कोई बुक नेशनल से हुई है, तो अगर आपका DIA नंबर है, आप DIA नंबर लिखिए। स्टेटस क्या है, फिर यहाँ पे ये एक्सेप्ट बुक्स होंगी। एक्सेप्टेशन की डेट यहाँ पे फिर से कंपलसरी, आपको एक्सेप्ट डेट यहाँ पे लिखनी ही होगी, क्योंकि फिर वही बात है कि डेटा जो फैच होगा वो डेट वाइज होगा और एकेडमिक ईयर वाइज होगा। इसलिए उसका यहाँ पे ध्यान रखते हुए, मान लिया मैंने 22 को हुई है, मैंने एग्जैक्ट डेट डाल दी। पब्लिश ऑनलाइन हुई है इस दिन, अगर मुझे याद है तो मैं यहाँ पे लग देता हूँ यस। URL नंबर है मेरे पास, ये मैंने एक डेट डाल दी है। यहाँ पे फिर वही है कि फाइल आपको चूज करनी है कोई भी। ये मेरी फाइल हो गई है, यहाँ पे आपको बुक चैप्टर डालना है, उसका फ्रंट पेज सही। ये मेरा आ गया है यहाँ पर। ड्राफ्ट में सबमिट फॉर रिव्यू, जब मैं सबमिट फॉर रिव्यू करूंगा तो फिर यहाँ पे पेपर वही है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है, जो आप उसके अंदर एक्स्ट्रा चीजेस मांग रहे हैं या एक्स्ट्रा वेटेज की कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो। इसी तरह से हमारा फिर अगला आता है पेटेंट डिटेल्स है, कोई आपका पेटेंट्स है उसको आप यहाँ पर सकते हैं। ये कंटेंट्स आपने जनरेट किए हैं यूट्यूब के ऊपर हैं, या आपने कोई मौका ये सब जो है लिस्ट है इसकी, किस टाइप का है आपका मैसेज आपने ये किया है, ये कंटेंट है आपका डेवलपमेंट इनोवेशन पैथोलॉजी या अदर्स, ये सब आपने किया है पैथोलॉजी। पॉलिसी को डॉक्यूमेंट, ये सब आपका नॉलेज वाले पार्ट है। उसके बाद एक चीज है, मैं पहले ट्रेनिंग दिखा देता हूँ। ट्रेनिंग में क्या क्या आता है आपका, कोई ई लर्निंग है आपकी, कोई आपने इस तरह से क्या कोई कोर्स किया हो, ICT LMS ई लर्निंग वगैरह आपने किए तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ICT की कोई ट्रेनिंग के लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में आप यहाँ पे देखिए, ओरिएंटेशन आपने किया है, रिफ्रेशर किया है, शॉर्ट टर्म का या फैकल्टी डेवलपमेंट या अदर कोई ऐसा कोर्स आपने किया है, आप उसको यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके आप देखिए अदर्स में ये आपसे ऑप्शन लेगा, मान लीजिए मैं भर देता हूँ फैकल्टी डेवलपमेंट। अटेंडी थे आपने, ऑर्गेनाइज कराया थे, या आप वहाँ पे रिसोर्स भर सकते हैं। ये सारी एंट्री आपकी यहाँ पे आ गई। टॉक एंड पोस्टर को लेके और सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस को लेके काफी क्वेश्चन के लिए फोन आते रहे हैं। मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूं, अगर आप यहाँ देखते हैं अटेंडेड एज, आपने अटेंड किया है कैसे, आप स्पीकर थे, पैनलिस्ट थे, पार्टिसिपेंट थे, चेयर थे, को चेयर थे, तो ही एंट्री आपको 9.3 में करनी है। और अगर आप 9.4 का ऑप्शंस देखते हैं, इसमें क्या क्या है, इसमें है आपका कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप सेमिनार। मान लीजिए सेमिनार कब से कब तक सेमिनार कंडक्ट हुई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या इस पे किस चीज के ऊपर आपकी सेमिनार थी। मान लीजिए ऊपर से किसी भी लिस्ट जो आ रही है इसमें कोई भी नहीं है, तो आप यहाँ पे अदर्स को ले लीजिए। अदर्स टाइप में आप मान लीजिए कोई एकेडमिक ही मोस्टली हम लोगों की होती है, आपने एकेडमिक एकेडमिक आपने यहाँ पे कर दिया। नेम क्या था वर्कशॉप का, क्या टाइटल था वर्कशॉप का, कोई भी XYZ था। आपने क्या किया है वहां पे, अटेंड किया है, प्रेजेंट किया है, ऑर्गेनाइज किया है, स्पॉन्सर किया है, क्यूरेटेड। मान लीजिए ज्यादातर हम लोगों ने प्रेजेंटेड किए होते हैं पेपर। लेवल क्या है, इंटरनेशनल अब्रॉड में जाके किया है, विद इन कंट्री किया है, नेशनल रीजनल यूनिवर्सिटी जिस लेवल का है, मान लीजिए नेशनल लेवल का है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आपके वहां पे देखिए, अगर एज आप ऑर्गेनाइजर है तब आपको भरना है। रोल क्या है आपका, ऑप्शनल है। फंडिंग एजेंसी क्या है, लेकिन अगर मैं प्रेजेंटेड से हटा के ऑर्गेनाइज यहाँ पे लिया हूँ, आप देखिए रोल मैंडेटरी हो गया। आपके क्या रोल था, आप जो है कन्वीनर थे, को कन्वीनर थे, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे, या ट्रेजर थे, या उसके कोई मेंबर थे। यहाँ पे फंडिंग एजेंसी जब इनको है, आपने स्पॉन्सर्ड किसी को किया है तो भी आपसे यहाँ पे इस तरह से ले लें। तो ये भी इसमें इशू कोई ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में। अब हमारा ट्रेवल हिस्ट्रीज है। ट्रेवल हिस्ट्री में आपने कोई विदेश यात्रा की है, ऑफिशियल या पर्सनल, तो पर्सनल को तो हमें कोई लेना नहीं है। आपने ऑफिशियल की है कोई सेमिनार के लिए, किसी आप टीम के मेंबर रहे हैं, UGC ने कोई टीम भेजी है, स्टेट गवर्नमेंट ने भेजी है या नेशनल है, तो आप उसको यहाँ पे कर सकते हैं। अब रह जाती है आपकी सर्विसेज। सर्विसेज में ये बताना चाह रहा था कि वहां पे जो डेटा आपका कैश में जाता है, बहुत सारे लोगों का रहा है कि हमारे फोटो या सिग्नेचर नहीं आ रहा है, तो आपको फोटो यहाँ से अपलोड, फोटो और सिग्नेचर जो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे वही कैश फॉर्म में फैच हो। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे। सर्विसेज में और क्या चीज है, पेरोल हमें भरना नहीं है, इनकम टैक्स की हमें कोई डिटेल अभी नहीं देनी है इसके अंदर। तो ये चीज हमें इसके अंदर भरनी है। इंप्लॉय कोड के अंदर बहुत सारे लोग अभी भी AHRM की जगह अपने कोड भरे हुए हैं,
तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना EHRM कोड जो भी एम्प्लॉय का भरा नहीं है उनका अभी भी अपडेट कर लीजिए, उसे EHRM कोड के अंदर चेंज कर। अब एक चीज यहाँ से सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन भी आपको भर लेना, मान लीजिए जूलॉजी है, मैंने सेव किया हुआ है। ये आपके मेरे ख्याल में सभी इतने ही ऑप्शन हमें भरने हैं, इसके अलावा जो भी चीजें हैं ये यहाँ पे आती है। देखिए माई लीव है, एकेडमिक्स है, इसमें से आपको कुछ नहीं भरना है, ना ऊपर से कुछ भरना है, सिर्फ आपका एम्प्लॉय सर्विसेज से एम्प्लॉय के अंदर जो है ना आपका ये सब रिसर्च पब्लिकेशन सर्विसेज एजुकेशन प्रोफाइल, सिर्फ इसको भरना है, ना लीव वाली एंट्री आपको भरनी है। अच्छा, कैरियर एडवांसमेंट स्कीम में क्या होता है, जब आपको फॉर्म भरना है, मान लीजिए किसी टीचर को भरना है, तो वो सीधा यहाँ पे आएगा माई सेल्फ असेसमेंट एप्लीकेशन, उसको भरेगा। यहाँ पे एक्चुअली मैंने पहले भरी हुई है, यहाँ से क्रिएट करेगा वो अपनी एप्लीकेशन, तो इस तरह से ड्राफ्ट में आ जाएगा। ड्राफ्ट को आप खोलिए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज दिखाने जा रही है और था, आप ये तो सब भर ही लेंगे, किस आप भर रहे हैं, किस लेवल के लिए आप भर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है, ये यहाँ पे जूलॉजी वाले मेरा है, असेसमेंट पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, ये जो चीज है, हैव यू डिक्लेयर्ड योर इनमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न्स और मूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पे यस का टिक है, ये गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए कंपलसरी है, और एडिट कॉलेज, ये जो मेरे पास प्रोफाइल है ये एडिट कॉलेज का है। अगर मैं इसको बिना क्लिक करे, यानी गवर्नमेंट कॉलेज वाले यस करेंगे तो ही वो आगे बढ़ पाएगा, अगर मैं इसे बिना क्लिक करे एडिट कॉलेज के केस में सेव करता हूँ तो ये मेरा सेव हो जाता है। आप यहाँ पे देखिए नो लिख के आ गया, नो है। देखिए यहाँ भी काफी ऑब्जेक्शन था एडिट कॉलेज की तरफ से। ये ऑप्शनल फील्ड है, हमने अपने रिप्लाई में कहा भी है कि ये ऑप्शनल फील्ड है, बाइंडिंग नहीं है एडिट कॉलेज के केस में, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज को भरना अनिवार्य है। तो इससे आगे जब आपका फॉर्म यहाँ से बढ़ता है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, तो प्रोसीड पे सेकंड पेज के ऊपर लेके जाता है, मैं इसका दिखाई अपडेट। देखिए एक सेकंडाइज डाटा आ रहा है, अगर आपने डाट बना लिया था और कोई डेटा आपका अपलोड हुआ है, अपडेट किया है आपने, चेंज किया है, तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो वो सारा डेटा जो है आपका दोबारा से रिकॉग्नाइज करके लेके आता है, क्योंकि डेटा सिर्फ आपके बेसिक प्रोफाइल में हो सकता है। नेम इन हिंदी है, यहाँ पे आप हिंदी में नाम लिख लीजिए, ये सब भरने के बाद ये सब चीजें। परवेज जी एक मैं सवाल का जवाब दे दूं। प्रोफेसर डीपी राव IQC कोऑर्डिनेटर DAV कॉलेज कानपुर लिख रहे हैं कि एक पेज भरने की जरूरत है पेपर में, अगर ये पेपर किसी को यूज करना है तो एक पेज से क्या निकाल पाएगा? दिक्कत कहाँ है? दिक्कत एक ही है कि हम पूरे पेपर को, ज्यादातर आज के केस में सॉफ्ट कॉपी होती है, सभी लोगों को पूरा पेपर लेना है, पूरा चैप्टर लेना है, दो जगह ले सकते हैं वो। अगर आपके वहां पे बहुत बड़ा हो रहा है तो मैंने बताया, मैंने इस पर पोस्ट भी किया है जेंडो की वेबसाइट, वहां आप DOI जनरेट कर लीजिए, नहीं तो आप अपने कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए, उसका लिंक पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि इसकी एक लिमिट है। लेकिन एक पेज से किसी के कुछ समझ में नहीं आएगा, किसी एक्सपर्ट भी समझ में नहीं आएगा, प्रमोशन मिल जाएगा कि उस पेपर का क्या करेगा एक्सपर्ट, क्योंकि अब मैनुअल लेके कोई आदमी एक्सपर्ट पेपर लेके नहीं जाएगा। आपका जिसका भी प्रमोशन होगा, एक्सपर्ट को भी आपका पूरा फॉर्म डिजिटल जाएगा, डिजिटली वो चेक करेंगे, डिजिटली वो वेरीफाई करेंगे। तो वहां किसी के पास कोई फॉर्म नहीं है, वो पूरा पेपर नहीं है, और एक्सपर्ट को पूरा पेपर देखना है। इसलिए प्लीज इस बात पर नहीं रहिए कि एक पेज या दो पेज, पूरा पेज करना है, पूरा पेपर अपलोड करना है, जिससे वहीं देख के वेरीफाई कर सके। ठीक प्लीज। हाँ, इसके बाद ये जितनी भी डिटेल्स हैं आपकी, सब वहां से डेटा फैच होके आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लोगों का रेगुलाइजेशन में क्या बनना है, आप अगर रेगुलाइज नहीं हुए हैं तो आपको यहाँ पे कोई डेटा नहीं बनना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में आपको अपना एक बार लेटर यहाँ पे करना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ से लेंथ ऑफ सर्विसेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर वहां से आ रही है, 7 ईयर 1 month 12 days, प्रेजेंट एग्जामिनेशन असिस्टेंट, ये सब वहां से आपका फैच होकर डेटा, ये जो आपको अटैचमेंट दिखाई दे रहे हैं जो आपने वहां पे अटैच किए हैं अपने प्रोफाइल में, वो सारा डेटा हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। एड्रेसेस वगैरह भी सब वहीं से फैच होके आए हैं। आपका इंटरमीडिएट की जितनी भी एजुकेशन डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पे फैच होके आ रही हैं, ये सब चीजें फैच होती हुई वहां से आ रही। अब यहाँ पे एक चीज है कि डिटेल ऑफ पेड लीव ड्यूरिंग असेसमेंट पीरियड, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन क्या है कि जो असेसमेंट ईयर लिखा है ये पेड लीव के असेसमेंट ईयर पूछ रहा है, ऐसा नहीं है। असेसमेंट ईयर आपको यहाँ पे लेना है, और लेना किस तरह से है, एकेडमिक ईयर वाइज लेना है। सपोज 3/7/2019 को से मेरा असेसमेंट पीरियड स्टार्ट होता है, तो मैं भरूंगा 30/3/2019, 30/6/2020, फर्स्ट हो गया। सेकंड 1/7/21 से 30/6/22, 1/7/22 से 23, 1/7, ऐसे करके मैं एकेडमिक ईयर वाइज भरता जाऊंगा। और ये जो प्लस का निशान है, जब भी आप इसे क्लिक करेंगे नीचे एक बढ़ता जाए, जब भी आपको जरूरत है, और अगर आपने एक्स्ट्रा कर लिया तो इसे क्लिक करके आप बंद कर।
ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जो लीव वाला मैटर है ये आपसे वो शुरू में यहाँ पूछता है, पीछे वाले पेज पे है जब आपकी एंट्री ले रहा है। मैं एक बार वहीं से दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ जाए और पीछे का रह जाए तो यहाँ पे प्रीवियस पेज करके आता है। यहाँ पे देखिए पेड लीव अगर आपने कोई ली है तो आपको यहाँ पे भरनी है। लीव टाइप क्या है आपकी, मान लीजिए मैंने मेडिकल लीव ली, फ्रॉम किस डेट से, 30 से मैंने ली है, यहाँ से मैंने मान लीजिए 27, यहाँ पे आपको सैंक्शन ऑर्डर जो आपके प्रिंसिपल ने या जो आपकी अथॉरिटी है उसने सैंक्शन किया होगा उसे लेके आप यहाँ पे सेव करें, तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। और आपसे गलती से खुल गया तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, फिर आपको वापस उसी पेज पे ले जाएगा। पेड लीव से फिर आगे आप प्रोसीड कर लीजिए, जब तक आपका फॉर्म ड्राफ्ट में, आप कितनी बार आगे पीछे कुछ भी जाके भरिए, आप इसको यहाँ पे चेक करिए कि आपके सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ रहे हैं, व्यू डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं। मान लीजिए जैसे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई डॉक्यूमेंट लगाया था वो दिख रहा है मुझे, ये मैंने लगाया था मेरा दिख रहा है, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखते रहेंगे। जब मैंने नहीं लगाया वो एनए आ गया, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे, फिर आपको प्रोफाइल में जाके ही जो भी यहाँ पे आप डायरेक्ट कुछ भी नहीं अपलोड करना है, जो भी आपको अपलोड करना है वो आपको वापस जाना है जो अपने भी प्रोफाइल में। जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए यहाँ पर, चाहे रिसर्च पेपर है चाहे क्वालिफिकेशन है, पहले एक्सपर्ट आते थे, डायरेक्टेड में फाइल जाती थी, अब सब डिजिटल चलेगा, कुछ भी मैनुअल नहीं है। तो इसलिए हर डॉक्यूमेंट को यहाँ जरूर वो उसी यहाँ पर करके वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि एक बार प्रिंसिपल ने वेरीफाई कर रखा है तो, और उधर अगर कैश का फॉर्म है तो आईपीएस ने वेरीफाई कर रखा है, तो दोबारा क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं उसे चेक करके वेरीफाई कर लेंगे। अगर आप इनकम्प्लीट लगाएंगे तो कोई भी उसको वेरीफाई नहीं कर सकता, है ना। तो प्लीज तो ध्यान रखिए। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने यहाँ पे भरने हैं, अपलोड करने हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड नहीं होगा, प्रिंसिपल से वेरीफाइड डॉक्यूमेंट ही आपको यहाँ पे शो होगा। तो इसलिए एक बार ये भी चेक कर लें कि आपके प्रिंसिपल ने वो वेरीफाइड किया है कि नहीं किया है। असेसमेंट पीरियड्स आपके इस तरह से यहाँ पे लिख के आ जाएंगे, एक बार चेक कीजिए, अगर आपका सब कुछ सही है आप अपडेट कर सकते हैं, पिछले पेज पे जा सकते हैं, अगर सही है तो प्रोसीड कीजिए। अब इस तरह से आपको ईयर वाइज, जैसे 2019-20 में मैंने लेक्चर 180 थे, नंबर ऑफ क्लासेस 50 पढ़ाई, 12 क्रेडिट का था, इस तरह से ये सब मेरे दिख रही शुरू किया। यहाँ परसेंटेज दिखा रहा है 65.43, जबकि 80% से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये हमारा टेस्ट वाला है तो हमने ऐसे रैंडमली भरा हुआ है। और यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट आपके क्लासेस वाले यहाँ पे शो होंगे। ये फॉर्म है आपका फाइनली जो आपको सबमिट करना है, क्योंकि हमने अपलोड नहीं किए हैं तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, हमें प्रोफाइल में जाके दिख रहा है। इसी तरह से आपका इन्वॉल्वमेंट इन यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट वाला जो होता है, ABCDF GS तक होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने वहाँ पे अपनी एक्टिविटी भरी है वो इस तरह से आपको दिखानी शुरू हो जाएंगी सेशन वाइज। 30/6/2019 से 1/7/2000 तक आपने एक्टिविटी की है, कॉलेज लेवल की, HOD थे आप अपने डिपार्टमेंट के, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब रैंडमली है, इसके ऊपर ना जाएं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस को वो यहाँ नहीं लेगा, क्योंकि कैसे उसका कोई वो रोल नहीं है, वो आपके प्रोफाइल के लिए है। इसी तरह एग्जामिनेशन आपने कराए तो एग्जामिनेशन को वो इस तरह से आपको दिखाता जा रहा है। यहाँ मैंने एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया था एग्जामिनेशन का, जो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो इस तरह से यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब आप चलते जाएंगे नीचे तो ये आपसे इस तरह से एक्टिविटी जो भी आपने भरी होंगी सारी एक्टिविटीज यहाँ पे होके आएंगी। आपका लास्ट पेपर है ABCDF GH वाला, जो मैं अभी आपको दिखा दूंगा UGC का वो डॉक्यूमेंट। अब जब यहाँ पे आएंगे तो आपको बनने से पहले यहाँ पे गुड सर्टिफिकेट जो है, गुड आपने सपोज मैंने भर लिया, इस तरह से परसेंटेज ये सब यहाँ पे रूल्स भी लिखे हुए हैं। ये मेरा दूसरा सेशन है 21-22 का, उसके अंदर फिर उसने क्लासेस दिखाई दी। जो हम बार बार कह रहे हैं कि आपको एकेडमिक ईयर वाइज बनना है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट के अकॉर्डिंग ही वहां से डेटा फैच हो रहा है जो मैंने अपने असेसमेंट पीरियड में भरा फॉर्म को क्रिएट करते टाइम। अब आप ये सब है इस तरह से आप भरते जाइए। यहाँ पे फिर एक जगह आपसे पूछेगा वो, तो यहाँ पे आपको गुड भरना है, क्योंकि सभी बाकी तो IQC के बाद में कर लेना है। अब आपको मैं सबसे लास्ट में दिखा देता हूँ जो वहाँ पे आता है। इस तरह से आपके सारे असेसमेंट पीरियड वाले 3 साल का है, 5 साल का है, 2 साल का, जो भी है आपका, या 10 साल का, वो सब यहाँ पे दिखाएगा। अब यहाँ से होती है टेबल 2 शुरू, एकेडमिक एंड रिसर्च एक्टिविटीज वाली। मान लीजिए मेरा एक पेपर था, मैं इसके अंदर 3 ऑथर थे, इम्पैक्ट फैक्टर उसका 0 है, UGC से कुछ अप्रूव नहीं था, 3 के उसने डिवाइड किया है,
मैं सिंपल ऑथर हूँ, अदर ऑथर्स में आता हूँ ना, मैं कॉरेस्पॉन्डेंस ऑथर हूँ ना मैं प्रिंसिपल ऑथर हूँ। तो उसने, क्योंकि ये साइंस का है, तो 8 को डिवाइड करते हुए 30% को इसने 2.4, जो आपका 70% का रूल है कि 70% कॉरेस्पॉन्डेंस ऑथर या प्रिंसिपल ऑथर को, बाकी अगर 2 से ज्यादा है तो 30% में होगा डिवाइड। तो 2.4 उसने यहाँ पे सिस्टम ने कैलकुलेट करके मुझे दिया हुआ है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे मैं सिंगल ऑथर हूँ, इम्पैक्ट फैक्टर कोई नहीं है, तो मेरे 8 नंबर यहाँ पे मुझे पेपर में मिल गए। ये 13 नंबर है, क्योंकि मैंने यहाँ के अंदर क्या किया है कि मेरा जो पेपर है वो उसकी क्वालिटी को मैंने इंप्रूव किया है। मैं इम्पैक्ट फैक्टर्स वगैरह कहाँ गया है, यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स को मैंने उसमें डाला है, उसको मैंने इससे डाला, तो ये उससे 5 नंबर ऐड होके आए हैं, 8 + 30। अब ये 5.6 क्या है, इम्पैक्ट फैक्टर में है मेरा, इसके अंदर मैंने मान लिया रेफरीड मेरा जर्नल था, और एक ऑथर है, प्रिंसिपल ऑथर्स हैं हम यहाँ पे, वॉल्यूम 2 3.4, बुक ऑथर्स हैं, एडिटर बुक वगैरह हैं। ये देखिए अब यहाँ पे एविडेंस आ रहे हैं 10 है, अगर ये नेशनल लेवल की है तो। ये मेरे ट्रांसलेटेड वर्क है, मैंने कोई इंडियन उसको चेंज किया है, तो यहाँ पे सब उसकी डिटेल्स आ रही है, सब आपको XYZ इसलिए कि रैंडमली हम टेस्टिंग वाला है हमारा, 3 नंबर यहाँ पे दिए। ये इस तरह से आपका सब कैलकुलेट करता हुआ पूरा आपका असेसमेंट पीरियड के लाएगा। रिसर्च गाइडेंस है, मेरी पीएचडी यहाँ पे सबमिट हो चुकी है, मैंने बच्चे को जिसको मैंने पीएचडी कराई उसके 10 नंबर है। और ये मैंने एक एमफिल या पीजी का कोई अवार्ड हुआ है उसको, जो मैंने उसको डिजर्टेशन कराई है, तो उसके 2 नंबर यहाँ पे आ रहे हैं। इसी तरह से ये है, रिसर्च प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है, तो इसलिए कोई स्कोर उसके अंदर नहीं मिलेगा जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा। वो कंसल्टेंसी मैंने की है, उसके 3 नंबर है। यूजीसी के जो भी चीजें हैं वो सब यहाँ पे आ रही है। पेटेंट मैंने कराया है, जो है पेटेंट नेशनल लेवल का है, तो उसमें आपके 7 नंबर हैं। डिस्क्रिप्शन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, 7 नंबर हैं। अवार्ड फेलोशिप मेरी जो है, मैंने कोई अवार्ड मुझे नेशनल लेवल का मिला है तो उसके 5 नंबर हैं। ये जो अवार्ड मेरे स्टेट लेवल के हैं तो इस पे 0 है, क्योंकि स्टेट लेवल के अवार्ड को यूजीसी रिकॉग्नाइज नहीं करती, वो नेशनल या इंटरनेशनल अवार्ड पे ही मार्क्स देती है। आप एक बार उसकी जो मार्किंग वाला है उसको रेफर करें। ये मेरे जो है पेपर प्रेजेंट किए मैंने नेशनल लेवल के, 3 नंबर आ रहे हैं। ये अदर कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ डिक्लेरेशन है कि आपके आई एम अप्लाइंग फॉर सो, ये सब आपको भर के यहाँ पे। तो ये इस तरह से आपका फॉर्म रहेगा। ठीक है, सवाल लेने एक एक करके, तो टाइम भी बहुत हो गया। कुछ सवाल जो यहाँ है वो मैं उनके जवाब देता हूँ। एक सवाल यहाँ है, एआईटी बुक क्या पूरी अपलोड करनी है या टैक्स, और टैक्स भी नहीं, केवल जो आपका अगर एआईटी बुक है। देखिए यहाँ एक और चीज है, इश्यू एक और आएगा। कुछ चीजें क्या होती हैं जिनके लिए परमिशन जो है पेड होती हैं, उस केस में आप उसका लिंक लगाएंगे जहां पर भी वो अवेलेबल है, एब्स्ट्रैक्ट शो होता है ना, वहां पूरा पेपर नहीं डालना है। अगर आपका पूरा पेपर पेड पेपर है जो कहीं से, क्योंकि पब्लिशर के राइट होते हैं, कॉमर्शियल राइट होते हैं, ऐसी कंडीशन जरूर ध्यान रखिए। बुक अगर आपका चैप्टर डालिए, और बुक है तो बुक का पहला पेज आईएसबीएन नंबर, और आजकल आईएसबीएन से सब सर्च हो जाता है ना। एक है टीचर नॉट गिविंग डिक्लेरेशन फ्रॉम फॉर्म, डिक्लेरेशन ऑटोमेटिकली टीचर सब दे रहा है, अपने अपने ऑनलाइन भर रहा है फिजिकली, तो आपको कहां ले रहा है डिक्लेरेशन, है ना। फर्स्ट, हाँ एक और एकेडमिक सेशन का। एकेडमिक सेशन भले ही हमारे यहाँ लेट हो जाए, लेकिन टेक्निकली 1 जुलाई से और 30 जून एनुअल सिस्टम में होता है। सेमेस्टर सिस्टम में 1 जुलाई से 30 दिसंबर और 1 जनवरी से 30 जून, ये 2 फिक्स एकेडमिक सेशन होते हैं। डिले होना अलग चीज है, लेकिन हमारे लिए वही है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करिए, लेकिन सेशन की डेट स्टार्ट और एंड डेट नहीं रहेगी, वही रहेगी। एक करें, इज देयर एनी स्पेसिफिक परफॉर्मर फॉर टीचिंग एंड एग्जाम ड्यूटी। परफॉर्मर जनरलाइज किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया, किसी ने प्रेस्क्राइब नहीं किया है, बट हाँ हम उसको एक कोशिश करेंगे कि आप लोग भेज दें। टीचिंग के लिए नॉर्मली दिक्कत कहाँ आती है, आप क्रेडिट सिस्टम आ गया है। क्रेडिट सिस्टम में अगर आपकी 4 आवर की क्लास है तो आपको करना क्या है, 16 आवर अलॉटेड लोड सेम रहेगा। अगर एक पेपर को 2 लोगों ने लिया तो 2 जितने क्रेडिट बांटे हैं, 1 क्रेडिट इक्वल टू 15 आवर ऑफ टीचिंग थ्योरी में, और प्रैक्टिकल में या इनडायरेक्ट टीचिंग में 1 क्रेडिट इक्वल टू 30 आवर। तो उसके अकॉर्डिंग क्रेडिट है, तो उसकी अकॉर्डिंग उसकी क्लास जाएंगे अलॉटेड। मान ली एक टीचर ने 4 क्रेडिट का पूरा पेपर, तो अलॉटेड तो फिक्स हो गया 60 आवर्स। अब
कितनी ली, सपोज मान लीजिए एग्जामिनेशन डिले हो गया किसी कारण से, उतनी टीचिंग डेज नहीं है, मान ली उसने 60 के अगेंस्ट, और पूरी कोई छुट्टी भी नहीं है उसकी, उसने मान ली 40 क्लासेस ली, सपोज एग्जाम्पल मान लिया कि 40 क्लास में, तो एक नेक्स्ट में कॉलम होना चाहिए जहां उसने, क्योंकि टेक्निकली कोर्स आपको पूरा कराना, एक्स्ट्रा क्लास लेके पूरा कराइए, ऑनलाइन लेके कराइए, तो एक कॉलम में एक तो रजिस्टर से मैच करेंगे आप अलॉटेड इतनी थी और एक्चुअल क्लासेस इतनी ली, दूसरा आप एक्स्ट्रा क्लासेस, रेमेडियल क्लासेस, उसका एक कॉलम बनाइए, वहां रिमेनिंग क्लासेस से लोड पूरा दिखे, तो तभी परसेंट आएगा। एक क्वेश्चन और आ रहा है कि अगर मैटरनिटी लीव पे है, सीसीएल पर है, देखिए अगर मैटरनिटी लीव पे है, सीसीएल पे कितने मंथ तक यूजीसी स्टाफ कहती है कोई भी पेड लीव है तो उससे पहले जो रेशियो था वही फॉलो अप होगा, तो आपका अलॉटेड क्लास का लोड भी कम हो जाएगा, फिर आप पूरे समय 2 महीने 3 महीने जितना भी कॉलेज में रहेगा लोड भी कम होगा, उसी अकॉर्डिंग आपकी क्लासें लेना भी कम हो जाएगा, उसी और परसेंट सेम आ जाएगा आपका, क्योंकि परसेंट अलॉटेड और टेकन क्लासेस पे आ रहा है, तो आपकी अलॉटेड कम है तो टेकन भी कम हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग लीजिए, है ना। अब मैं ये तो जनरल क्वेश्चन जो आ रहे थे, एक परवेज जी एक और क्वेश्चन आया, आप लीजिए, आप देखना है इसको, लाइफ स्टाइल के बारे में पूछ रहे हैं। लाइफ स्टाइल सर क्या क्या, एक मिनट, लाइफ साइकिल, सॉरी, भरना है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल को अभी नहीं भरा जाना है, वो लाइफ साइकिल में अगर किसी का प्रमोशन होता है या उसके कोई